A very, very good morning to all of you. आकाश, शोभित, सुलेना, नंदिनी, सर्वेश, प्रियांशी, शोभित, गार्गी, क्या आपने क्वेश्चंस किए होमवर्क में? नहीं स्टार्ट हुई क्या? श्रुति होगी ना स्टार्ट? ठीक है। तो हमने आपको क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए। इसमें चौथा क्वेश्चन तो आपकी क्वेरी में टेक्निकली होगा ही होगा। अदर देन चौथा क्वेश्चन, पहले चौथे के अलावा मुझे बता दीजिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ताकि उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर दूं, फिर मैं आपको अपने पास चौथे क्वेश्चन पर भी आऊंगा। बताइए क्या आपने क्वेश्चंस ट्राई किए थे? क्वेश्चन 10th करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 10th का आंसर भी नहीं है और क्वेश्चन 10th अच्छा भी क्वेश्चन है। हाँ श्रुति, अभी मैंने 10th स्टार्ट कर रहा हूं, फिर उसके बाद 8th और 17th पर भी आ जाता हूं। ये आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया कि किसी ने भी नहीं पूछा ये क्वेश्चन? श्रुति, शुभम, गार्गी, आकाश, सुलेना, प्रियांशी, सर्वेश, ये क्वेश्चन कर लिया क्या? आकाश कह रहा मैंने तो किया ही नहीं है। श्रुति कह रहा मेरा भी डाउट आ गया इसमें। शोभित कह रहा मैंने किया नहीं। नालायकों, काम करते नहीं। कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस फॉर क्वार्टर 1 to 4 एज पर दी। अच्छा, ये ना पुराने जमाने में गाइडेंस नोट हुआ करता था, आज की डेट में ये गाइडेंस नोट में नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एज पर इंड AS 34। तो वो हमें कह रहा है जी, ये हमारे पास है क्वार्टर 1, ये हमारी एक्चुअल इनकम है, फिर 2, 3, 4 क्वार्टर का हमारा एस्टिमेटेड इनकम है। क्वार्टर 1 इनकम इंक्लूड्स 20,000 कैपिटल गेन विच इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 15%. कंपनी एस्टिमेट्स टाइमिंग डिफरेंस ऑफ ₹50,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। तो कंपनी में कितने का टाइमिंग डिफरेंस आएगा? 50,000 का आएगा। रेट ऑफ टैक्स अप टू 2 lakhs nil, नेक्स्ट 2 lakh 20%, बैलेंस के ऊपर 30%. टाइमिंग डिफरेंस आर एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन लायबिलिटी। मतलब ये जो टाइमिंग डिफरेंस है वो आपके पास क्या बन जाएगा? लायबिलिटी बनेगी। तो आप सवाल करना चाहते हैं तो सब बच्चे मेरी मदद करना शुरू कर दें। क्वेश्चन नंबर 10th, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस। उसमें पहले करंट टैक्स। मुझे बताओ आपकी पीबीटी कितने की एस्टिमेटेड है? तो अगर पहले नहीं किया तो अब बता दो, तब भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, पीबीटी, आकाश पीबीटी पूछ रहा हूं, तो पीबीटी कितनी होगी? 2, 3, 4, 5, 6, 6.5 लाख। पीबीटी कितनी होगी? 6.5 लाख। मुझे ये बताइए कि इस पीबीटी में क्या क्या एडजस्टमेंट करने को उसने बोला है। कैपिटल गेन को तो रेट का फर्क होता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक टाइमिंग डिफरेंस है, ये जुड़ेगा या घटेगा? इसको टेम्परेरी डिफरेंस बोलो, पुराने जमाने में इसको टाइमिंग बोलते थे। टेम्परेरी डिफरेंस कितने का है? 50,000 रुपए का। ये प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। वेरी गुड, श्रुति ने ठीक आंसर दिया, ये माइनस होगा, क्योंकि आपके पास रिजल्टिंग है ना लायबिलिटी है। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। What is your taxable profit? मुझे अब टैक्सेबल प्रॉफिट के अंदर बताओ। नंबर 1,
कैपिटल गेन कितने का है जी? कैपिटल गेन है 20,000 रुपये का, एक बार देख लेना, ठीक है। 20,000 रुपये का कैपिटल गेन है जिसका टैक्स होगा 15% के हिसाब से, तो दिस विल बी इक्वल टू 3,000। ये हो गया हमारे पास 3,000। और रेगुलर इनकम का टैक्स आप बताओगे? रेगुलर इनकम 5,80,000 है। सीधा मुझे टैक्स ही बता दो, स्लैब लैब लगा के सीधा फाइनल टैक्स बता दो। श्रुति ने कहा 6,30,000 के ऊपर 6,30 कैसे आया श्रुति? 6 लाख का तो टैक्सेबल प्रॉफिट है ना, तो 6 लाख में से 20 आ गया तो 580 पे आएगा ना। तो 580 का टैक्स बताओ कितना आता है? तो मैं करूं क्या? 2 लाख तक नील है, फिर 2 लाख के ऊपर 20% है, तो ये हो गया 40,000 रुपए। और फिर उसके बाद 2 लाख, 4 लाख, 1,80,000। प्लस मेरा आंसर तो 1,12,000 आ रहा है। गलत हो रहा है क्या मुझसे? अच्छा 40% नहीं है, 30% है, सॉरी। तो आपके पास 180 का है 30%, मैंने 40% लगा दिया था, प्लस दिस इज 94,000। बिल्कुल ठीक श्रुति, आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, 94,000। मुझे बताना श्रुति, आपकी जो क्वेरी थी उसको पढ़कर पूछ रहा हूं, आपको कितना टैक्स पड़ा? 5,80,000 पे 94,000 का टैक्स दिया है। मैंने दोनों टैक्सेबल इनकम देखी और उसका टैक्स निकाला। इन दोनों से मैंने पूछा हमें कितना टैक्स रेट पड़ा? 16.21%। हमें 16.21 रेट पड़ा। एनीवे मुझे ये बताइए, एक और भी कैलकुलेशन करनी है, बताओ अब कौन सी कैलकुलेशन करनी है? कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स। तो मुझे बताओ टेम्परेरी डिफरेंस कितने के हैं? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय डीटीएल बनानी है। कौन से रेट से बनाएंगे? जो रेट आपको ऊपर पड़ा। ओ श्रुति, यही कुछ क्वेश्चन था ना आपका। श्रुति, अगर मैं वैसे आपको स्लैब ना देकर बोलता 30% रेट है, तो आप इसको 30% से मल्टीप्लाई करके टैक्स निकालते। अब उल्टा हो गया, स्लैब था ना, तो आपने इसको स्लैब से निकाल के इस रेट को ढूंढ लिया। रेट को ढूंढ लिया तो फिर उसके बाद ये आंसर आ जाएगा। आई होप अब कोई दिक्कत आपको नहीं। डीटीएल का अमाउंट बता दो कितना आता है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डीटीएल? मुझे ही कोई करना है क्या? 8105। अब मुझे इफेक्टिव रेट बता दो। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज इफेक्टिव रेट्स। तो मुझे बताओ कैपिटल गेन का आपका टैक्स, ये आप इफेक्टिव रेट किस पर निकालते हो? टैक्सेबल प्रॉफिट पे निकालते हो कि अकाउंटिंग इनकम पे निकालते हो? इफेक्टिव रेट आप किस पर निकालते हो? इफेक्टिव रेट आप किस पर कैलकुलेट करते हो? ये निकालते हो ना अकाउंटिंग इनकम। तो बताओ कैपिटल गेन का टैक्स कितना है? 3,000 और इनकम कितनी है? 20,000। तो रेट कितना है? 15%। फिर रेगुलर का क्या रेगुलर का 16.21% आंसर आएगा? बिना सॉल्व किए बताना, क्या ये 16.21% आएगा? हमने ऊपर निकाला था वही ना लिख दूं मैं? क्या ये, हाँ शोभित ने कहा यही आएगा। वेरी गुड शोभित, यही तो देख रहा था कितने बच्चों को अभी तक समझ में आई कि नहीं। अब शोभित ने मना कर दिया, कह रहा ये नहीं आएगा। तो शोभित समझ में आ रही है ना, 16.21% ये जो टैक्स रेट है ये डीटीए के लिए काम आएगा, लेकिन आप इस स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग इनकम पर कैलकुलेट करते हो। मुझे बताओ इसका टैक्स कितना है? 94,000। अब मुझे बताओ आपकी अकाउंटिंग इनकम कितनी है? 6.5 लाख। इसमें से 20,000 हटा दो, तो 6,30,000 के ऊपर कितना आ गया टैक्स? शोभित ने कहा 15.67%। और फिर मुझे बताओ कि डेफर्ड टैक्स का रेट क्या आया?
डेफर्ड टैक्स आपके पास कितना था, 8105 इज इक्वल टू, लेकिन अब श्रुति कह रहे हैं 14.92%, तो गलत हो गया क्या ये 14.92%। आखिरी वाला बताओ, 8105 बटा 6,30,000, आकाश मिश्रा 0.12%। आकाश मेरे ख्याल आपने 0.12 लिखा है, 0.012, तो मैं एक बार देख लूं क्या इतना कम आ रहा है। 8105 डिवाइडेड बाय 6,30,000, ये तो आकाश 1.29% आ रहे, नालायक 1.29% आ रहा है। अब मुझे ये बताओ, उसने आपसे पूछा था डेफर्ड टैक्स, नहीं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस फॉर क्वार्टर, उसने एक क्वार्टर का पूछा है कि सबका पूछा है? टैक्स एक्सपेंस फॉर क्वार्टर 1 to 4। तो मुझे फटाफट से बताइए, हमारे पास स्पेशल टैक्स कितना होगा, रेगुलर टैक्स कितना होगा और डेफर्ड टैक्स कितना होगा। पहले क्वार्टर में आपकी इनकम है 1,00,000 रुपए की, जिसमें 20,000 का कैपिटल गेन है और 80,000 की रेगुलर है। ये आ गया 14.92%, 1.29%। सॉल्व कर लेंगे। अगले बार स्पेशल टैक्स है नहीं है, इनकम ही इनकम है 1,50,000 की। बाकी कर लेंगे कि मैं कर दूं? 190, 210, ये लीजिए। सॉल्व करने का काम अब आपका है, मैं इसका प्रिंट आउट लेकर के आपको आगे ले जाता हूं। ठीक है, तो और मुझसे क्वेश्चन पूछा था जी, क्वेश्चन नंबर 8th एंड 17th। तो क्वेश्चन नंबर 8th पर आ जाते हैं पहले, दिखाओ जी। An entity reports quarterly, earns 150 pre-tax profit in the first quarter but expects to incur losses of 50,000 in each of the 3 remaining quarters. तो बताओ, पहले क्वार्टर में 1,50,000 कमाएंगे और फिर वो कहता है 50,000 रुपए गंवाएंगे। तो मुझे ये बताओ, आपकी टोटल इनकम कितनी आएगी? पूरे साल का पीबीटी क्या आएगा? 0। अच्छा, फिर वो कहता है इस पर टैक्स का रेट हमारे पास है 30%। तो मुझे बताओ टैक्स कितना आएगा? 30%, 0। अब मुझे ये बताओ, अगर टैक्स आएगा 0 तो 0 डिवाइडेड बाय इनकम अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इफेक्टिव रेट क्या आएगा? 0 डिवाइडेड बाय। तो मुझे बताओ, इन सब का टोटल भी क्या था? 0। तो ये इसे बोलते हैं इनडिटर्मिनेबल, लेकिन इसको भी आप 0 ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सवाल उठता है, द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट सिंस एंटिटी हैज अ 0 इनकम, द इनकम टैक्स एक्सपेंस विल बी 0। हाँ, ये तो ठीक है। वेदर मैनेजमेंट व्यू इज करेक्ट और नॉट, द आंसर इज यस। इफ नॉट, कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईच क्वार्टर। द टैक्स एक्सपेंस विल बी 0, 0, 0, 0। पर ये हमारे इंस्टीट्यूट महाशय ने उठा करके इसका टैक्स ये निकाल दिया है। दिस इज रॉन्ग। आप चिट्ठी लिखें उनको या जैसे मर्जी करें, इट्स अ टोटल ब्लंडर। बाकी क्या है ना, ये गलती कई सालों से है, ये ठीक ही नहीं होती है।
वही चलती जा रही है। ना बच्चे लिख रहे हैं, हम चिट्ठी लिखते हैं तो हमारी चिट्ठी का तो बिल्कुल आजकल देखते भी नहीं, वो कहते हैं कि ये तो बोलते ही रहते हैं। तो आप अगर चिट्ठी लिखें तो ठीक, नहीं लिखें तो आपकी मर्जी है। हमने आपको बता दिया इसका आंसर है 0000। दिस इज नॉट दिस आंसर जो उन्होंने प्रिंट करके दिया है। ठीक है श्रुति, तो द करेक्ट आंसर इज कि हम इसके अंदर टैक्स निकालेंगे विच विल बी 0, और ये वाली लाइन यहीं पर ठीक थी। क्या मैनेजमेंट के व्यू करेक्ट है? द आंसर इज यस, मैनेजमेंट के व्यू करेक्ट है। तो ये लाइन बेकार है, मैनेजमेंट के व्यू ही करेक्ट है। द अमाउंट विल बी 0 फॉर ऑल द क्वार्टर्स। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, आइए 17th क्वेश्चन देखें। An entity's accounting year ends on 31st December, but the tax year end is 31st March. तो मुझे फटाफट से बताइए, हमारा अकाउंट्स में ईयर खत्म होता है 31 दिसंबर को, बट टैक्स का ईयर खत्म होता है 31 मार्च को। तो मुझे फटाफट से ये बताओ, 1 2 3 4, तो हमारे ये अगर एक ईयर हो, ये अकाउंटिंग ईयर हो, तो टैक्स वाला ईयर जो है वो यहां से यहां तक चल रहा होगा। एग्रीड? भाई टैक्स वालों का ईयर कहां से कहां चल रहा होगा? वो तो ऐसे चल रहे होंगे 1/4 से। हम अपने पास कब से चल रहे होंगे? 1 जनवरी से। क्या फोटो समझ में आ रही है? हाँ, आकाश कह रहे हैं कि हम एग्जाम में फिर इनके हिसाब से करके आए तो अच्छा रहेगा। आकाश, बिल्कुल आपको इनका आंसर करके आना पड़ेगा, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं, ये क्वेश्चन शायद एक आधी बार ये और भी आया है जहां पर उन्होंने ठीक सॉल्व किया था। वो फिर गाइडेंस नोट में रहा होगा जिसके अंदर उन्होंने उसको ठीक करा था, बट ये इसमें ठीक नहीं हो रखा है स्टडी में। ठीक है, तो आपको आकाश अगर नंबर लेने हैं तो उनका आंसर करना पड़ेगा, बट उसके लिए आपको अपना कॉन्सेप्ट की ऐसी तैसी करनी पड़ेगी। ठीक है, बट स्टिल यू मस्ट नो कि इसका आंसर गलत है। आपने पेपर में अगर आता है तो आपको उनके हिसाब से करके आना पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए, दिस इज बेसिकली ईयर, और ये हमारा ईयर जो है वो यहां से लेकर यहां तक स्टार्ट होता है, और टैक्स वालों का ईयर यहां से लेकर यहां तक चलता है। अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चल सकते हैं। द एंटिटी पब्लिशेस इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर ईच क्वार्टर। द एंटिटीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 10,000 ईच क्वार्टर एंड द एस्टिमेटेड इफेक्टिव टैक्स रेट इज 25%। क्या उसने आपको पहले ही टैक्स का रेट इफेक्टिव कैलकुलेट करके दे दिया फॉर द ईयर 2019 एंड 30% फॉर द नेक्स्ट ईयर? वो उसने पहले दे दिया। तो मुझे ये बताओ, पिछले साल तक ये 25% था, इस बार ये 30% है। तो मुझे फटाफट से बताइए, पहले क्वार्टर में आपका टैक्स का एक्सपेंस कितना होगा? पहले क्वार्टर में रेट उसने निकाल के दे दिया बेटा, अब आपको रेट तो निकालने का चक्कर ही खत्म हो गया। तो पहले वाले में हमारा होगा 10,000 के ऊपर 25% इज इक्वल टू 2500, फिर होगा 10,000 पे 30%, 30% और 30%। तो ये उसका उन्होंने आंसर दे दिया, कह रहे हैं ये है, पहले में 2500 फिर 3,000। दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं था, बट एनीवे ये क्वेश्चन आपके आरटीपी के अंदर भी डाला हुआ उन्होंने रिसेंटली। और बताइए, और हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? नहीं तो मैं चौथे क्वेश्चन पर आऊं। आई वांट कि चौथा क्वेश्चन हम एक साथ करें, और बाकी सारे श्रुति आपने क्वेश्चन कर लिए, बाकी मैं एक बार, क्योंकि बाकियों ने तो किया ही नहीं है। ये क्वेश्चन सिमिलर है, बेड डेट वाला ये क्वेश्चन सिमिलर है, मैं आपको याद दिलाऊं। 19th क्वेश्चन इज सिमिलर टू, ये एक क्वेश्चन था ऐसा, मैं देखता हूं, सिमिलर टू क्वेश्चन 5। ठीक है, और ये लाल जी वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किसके सिमिलर? ये एग्जाम में आया, नवंबर 26 मार्क्स। ये किसके सिमिलर है? ये क्वेश्चन ये है हमारे पास एक क्वेश्चन 7 जैसा है, ये सिमिलर टू क्वेश्चन 7। ठीक है, और अच्छा, बच्चे ने कहा कि उन्होंने AS 25 को लिख दिया है, अब आप इसको 34 कर दें। इंडियस 34,
तो वैसे तो ये सवाल हटा देना चाहिए क्योंकि 25 से पूछा, बट हमने प्रिंट कर रखा है इसलिए आप कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये कि ये हमारे पास क्वेश्चन 16 था और हमारा क्वेश्चन 15 नया था। आओ क्वेश्चन 15 देखें। बेड डेट्स हैं 164 इनकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर, 75% बेड डेट्स हैव बीन डेफर्ड फॉर द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स, 25% फॉर ईच क्वार्टर। क्या आप डेफर कर सकते हैं? 164 में से 75% डेफर कर दिया, तो डेफर तो कर नहीं सकते। तो मुझे फटाफट से बताओ कितना हो गया। 164,000 का 75% का खर्चा 123,000। क्या ये खर्चा आपको और बुक करना चाहिए? 15 लाख का प्रॉफिट उसने दिया हुआ है, उसमें ये खर्चा बुक करना चाहिए। सेल प्रमोशन एक्सपेंस ऑफ 5 लाख इनकर्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर एंड 90% एक्सपेंसेस डेफर्ड टू द नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑन द बेसिस ऑन द। क्या इनको खुद नहीं लगता है ये रेपिटेशन में वही बात बार बार पूछते हैं? तो यानी 4.5 लाख का ये भी खर्चा आपको माइनस करना पड़ेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द मेथड, तो ये प्रीवियस क्वार्टर्स का है। क्या प्रीवियस क्वार्टर्स का खर्चा करंट क्वार्टर में आ सकता है? आई डोंट नो, आप बताओ। प्रीवियस क्वार्टर का खर्चा क्या करंट क्वार्टर में आ सकता है? द आंसर इज यस। क्यों आ सकता है? क्योंकि दिस इज ड्यू टू चेंज इन एस्टीमेट। ये हमारा चेंज इन एस्टीमेट है, इसलिए आ सकता है। ओके, तो इसके अंदर कोई गलती नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन फुली रिकॉग्नाइज्ड इन दिस क्वार्टर। इसका क्या करें? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस आजकल होता नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस आजकल होता है एक्सेप्शनल लॉस। तो क्या एक्सेप्शनल लॉस को पूरी तरह से रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? ये ठीक कह रहा है, ये भी ठीक है, यानी इसका भी कुछ नहीं करना, इनका भी कुछ नहीं करना है। उसने कहा जी बताइए करेक्ट प्रॉफिट कितना है, तो 15 लाख में ये घटा दो, ये घटा दो, तो आपका आंसर निकल आएगा। तो 15 लाख में ये 2 घटा दो तो ये आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है। इन विच केसेस ओपनिंग बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, तो श्रुति ओपनिंग बैलेंस शीट बनती है जहां जहां पर भी मटेरियल एरर्स की रेक्टिफिकेशन होती है, जहां जहां मटेरियल रीस्टेटमेंट होती है, जहां जहां मटेरियल रिक्लासिफिकेशन होती है। रीस्टेटमेंट का हो गया मतलब पॉलिसी चेंज कर रहे हो, रिक्लासिफिकेशन का मतलब हो गया हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को पीपीई बना दिया जो कि बड़ा मटेरियल है, तो ये है रिक्लासिफिकेशन। या आप फर्स्ट टाइम इंड एस लगाओ, तो 4 केसेस में एडिशनल बैलेंस शीट बनती है, अन्यथा नहीं बनती है। ओके। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस इस साल इसलिए लिया क्योंकि, हाँ शोभित, इस क्वार्टर में हुआ ना, इस क्वार्टर में हुआ है तो क्वार्टर का खर्चा क्वार्टर में बुक करेंगे। ठीक है। 14th नंबर देख लिया था। 13th क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से हो सकता है 13th क्वेश्चन इज सिमिलर टू क्वेश्चन 7। 12th क्वेश्चन इज अगेन सिमिलर टू क्वेश्चन 7। ये वही वाला है, 2 वर्ष अलग अलग आ रहे हैं, 2 वर्षों में अलग अलग है। ये है आपका सिमिलर टू क्वेश्चन 17 जो अभी हमने किया। तो मेरे पास अब जो बचता है वो मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो बचता है ये कौन सा है, 15,000 होगा टैक्स रेट। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, वेरी वेरी सिंपल। ये शायद क्वेश्चन 1 जैसा है। और अब मेरे पास बच गया जी 4th क्वेश्चन। ठीक है, आई एम लेफ्ट ओनली विद द 4th क्वेश्चन। अब सुनिए 4th क्वेश्चन के अंदर ना समस्या कुछ और है। ये क्या कर सकते हैं इन लोगों का, हम कुछ भी नहीं कर सकते, चुपचाप जो ये कहते हैं वो करेंगे हम लोग। प्रियांशी कह रहे हैं ये इंटर का कॉस्टिंग का सवाल है। इंटर की कॉस्टिंग का सवाल है लेकिन तुम्हें आंसर नहीं पता इसका। ठीक है प्रियांशी, तो हमें पहले तुम्हें इंडिया से बाहर ले जाना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए तुम्हें पहले कहां ले जाना पड़ेगा? इंडिया से बाहर जाना पड़ेगा। इंडिया में नहीं बात करेंगे हम, इंडिया से बाहर बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे IAS 1 की।
क्या मैंने इंड एस 1 बोला कि IAS 1 बोला? मैंने बोला IAS 1 की। IAS 1 हमें एक ऑप्शन देता है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को आप कैसे कैसे बना सकते हैं। फटाफट से बताइए। IAS 1 हमें कहता है आप इसको बना सकते हैं बेस्ड ऑन नेचर, या बना सकते हैं बेस्ड ऑन फंक्शन। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को नेचर बेस्ड बनाओगे तो आप मुझे बताओ, सेल और रेवेन्यू को लिखने के बाद, अदर इनकम लिखने के बाद आप यहां क्या लिखोगे? आप लिखोगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन स्टॉक, कंजम्पशन ऑफ मटेरियल, employee benefit expenses, finance expenses, depreciation and amortization, other expenses। देखा देखा नहीं लग रहा ये? फटाफट से बताओ, देखा देखा नहीं लग रहा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट? हाँ सर, ये तो देखा देखा, क्या यही तो है? तो मुझे बताइए, IAS 1 कहता है या तो आप P&L बनाएंगे नेचर के अनुसार, तो क्या इंडिया में आप नेचर के अनुसार बनाते हैं? द आंसर इज यस, इंडिया में आप नेचर के अनुसार बनाते हैं। दूसरी ऑप्शन वो देता है आप फंक्शन के अनुसार भी बना सकते हैं। अच्छा, फंक्शन के अनुसार भी बना सकते हैं का क्या मतलब हुआ? मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मटेरियल कॉस्ट्स, लेबर कॉस्ट, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, फिर उसके बाद अदर एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये बताना डेप्रिसिएशन किधर आएगी? ये बताना डेप्रिसिएशन किधर आएगी? फटाफट से बताओ, डेप्रिसिएशन किधर आएगी? मैं फंक्शन वाइज की बात कर रहा हूं। तो अब मैं आपको ना विदेश में ले गया हूं, तो मैंने कहा आप दफ्तर में विदेश में जाके ऐसे बना रहे हैं P&L, तो बताइए डेप्रिसिएशन कहां जाएगी? जवाब देंगे तो मैं आगे चलूंगा, अन्यथा नहीं। सर्वेश ने कहा प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगी, गलत जवाब। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की यहां पर आएगी, डेप्रिसिएशन दफ्तर की यहां पर आएगी, डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन की यहां आएगी। एम्प्लॉय का खर्चा बताओ कहां आएगा? एम्प्लॉय का खर्चा कहां आएगा? बताओ जरा, एम्प्लॉय का खर्चा कहां आएगा? एम्प्लॉय का खर्चा कहां आएगा? बताइए जरा फटाफट से, एम्प्लॉय का खर्चा कहां आएगा? हालांकि अब आप बहुत जल्द समझ चुके होंगे कि एम्प्लॉय का खर्चा प्रोडक्शन वाला अगर है तो यहां पर आएगा, और अगर मान लो ऑफिस का है तो यहां पर आएगा, और अगर मान लो सेल का है तो यहां पर आएगा। मेरे ख्याल से अब मैं और आपको ना भी बताऊं तो आपको फंक्शन वाइज समझ में आ गया। इंडिया में इंड AS 1 डज नॉट अलाउज फंक्शन वाइज P&L। इंडिया में यह नहीं बनता है। क्या आपको सारी बात समझ में आ गई कि इंडिया में ऐसी स्थिति है, हम ऐसा करते हैं? चलिए, पर अभी मैं विदेश में ही जाऊंगा, क्योंकि इन्होंने पता प्रॉब्लम कहां पर है, इंस्टीट्यूट वालों ने ये क्वेश्चन कॉपी करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन कॉपी करते हैं ना, अब मुझे नहीं पता इन्होंने कहां से कॉपी किया, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये IAS 1 के हिसाब से सॉल्व हो सकता है। इंड AS 1 के हिसाब से तो ये इसका मरियल आंसर निकलेगा। अब उन्होंने उठा के आंसर भी जो दे दिया है वो आंसर इंड AS के हिसाब से गलत है। हालांकि पेपर में भैया ये करके जाना जो ये कहेंगे, ठीक है ना, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मैं आपको ज्ञान दे सकता हूं, इससे ऊपर मैं नहीं कह सकता कि उनकी मरम्मत को हम कैसे करें। अब मैं आपसे कुछ और बात करूंगा। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो मैं आपके साथ दूसरा पॉइंट डिस्कस करूंगा। अब मैं आपको ना असल में IAS 1 बता रहा हूं। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं? IAS 1 बता रहा हूं, ठीक है ना। इस समय मैंने इंड AS स्टार्ट नहीं कर रखा है, मैं इसका आंसर दो ढंग से निकालूंगा, इंड AS से भी निकालूंगा, IAS से भी निकालूंगा। ओके, पर पहले IAS सिखाना पड़ेगा मुझको कि IAS क्या करता है।
तो आईएएस आपको एक ये चॉइस देता है फंक्शन वाइज के हिसाब से, ठीक है ना। प्रियांशी कह रहे हैं क्या आईएएस 1 के क्वेश्चन भी आ सकते हैं? द आंसर इज नो, नहीं आएंगे, बट इनके पास ना यही क्वेश्चन को कॉपी करके डालेंगे एग्जाम में अगर आएंगे तो। हाँ, गार्गी कह रहे हैं हाउ टू रिमेंबर सॉल्यूशंस जिनमें भी प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है। गार्गी वैसे तो हम हमेशा बता देते हैं क्लास के अंदर कि इसका आंसर हमारे से मैच नहीं करता, इसके लिए इंस्टीट्यूट को मेल करो। फिर भी अगर मान लीजिए आप उसको चाहें तो आप उनका आंसर चेंज करके आ जाएंगे, तो थोड़ा सा रिस्क है, बट लेकिन आई स्टिल बिलीव कि इंस्टीट्यूट वहां तक आते आते तो ठीक अक्सर कर देता है, वो ऑल्टरनेटिव आंसर देता है कि जिन बच्चों ने ऑल्टरनेटिव आंसर दिया होता है ना, जो जनरली वो ऑल्टरनेटिव दे देते हैं कि जिन बच्चों ने ऐसे भी किया वो ठीक है। बनाते वक्त इनको समझ नहीं आती, लेकिन पेपर के अंदर जब मॉडल टेस्ट बनाते हैं तो इनको आंसर पता चल जाता है कि इसका ये आंसर नहीं होना चाहिए। फिर भी रिस्क फ्री जाना हो तो चुपचाप इनका स्टडी का आंसर रटो और चले जाओ, रिस्क फ्री है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब आइए मेरे साथ साथ, आप एक टॉपिक पढ़ते थे कॉस्टिंग में जिसको बोलते हैं ओवरहेड रिकवरी रेट्स। ये आप इंड AS 2 में भी पढ़े होंगे, AS 2 में भी पढ़े होंगे, जिसके अंदर आप बोलते हो कि हम अपने प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे किससे, आई डोंट नो, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डिवाइड करेंगे किससे, आई डोंट नो। हाँ, प्रियांशी कह रहे हैं मेरे को उन्होंने आंसर इंटर में नहीं दिए थे। प्रियांशी तो मैंने कहा जनरली, पक्का नहीं बोला हमने। वेरी गुड, गार्गी ने कहा यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कुछ और भी होता है क्या? वेरी गुड, श्रुति और प्रियांशी ने कहा नॉर्मल प्रोडक्शन, नॉर्मल, बजटेड, जो भी आप उसको नाम दे, विच एवर इज हायर के लोअर, विच एवर इज, चलो आपको नहीं, आप बताना चाहते हैं तो ना बताएं, विच एवर इज हायर, ये हमारा रिकवरी रेट निकलता है। दिस इज द रिकवरी रेट, ठीक है। बिफोर आई स्टार्ट, मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं, इंड AS 34 की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा किसी कंपनी के फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं 10 लाख रुपए के, यूनिट प्रोड्यूस्ड हैं 10,000 और बजटेड यूनिट्स हैं 12,000। मैंने कहा शो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन P&L। इंडिया में शेड्यूल 3 में यह फॉर्मेट चलता नहीं है, इंडिया में ये नहीं चलता है। अब मैंने आपसे जब ये P&L मांगा है मेरे बच्चों कि ये P&L बनाओ, तो यानी कि ये कौन सा बनेगा, ये फंक्शन वाइज बनेगा, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड में सैलरी भी आती है, इसमें डेप्रिसिएशन भी आती है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आती है। तो इंडिया में क्या ये अलग अलग जाते हैं? फटाफट से बताओ, क्या इंडिया में सैलरी अलग दिखाते हैं, डेप्शन अलग दिखाते हैं? इंडिया में अलग अलग होता है। लेकिन अगर आप फंक्शन वाइज कर रहे हैं तो आप फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड दिखाते हैं। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप इसको शो करके दिखाओ, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसको ऐसे शो किया जाता है। कैसे शो किया जाता है? हम इसको इस प्रकार से शो करेंगे कि एक बनाएंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक बनाते हैं अदर ओवरहेड्स, और भी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी होते हैं। जो ये 10 लाख का खर्चा है, इसका रिकवरी रेट लगाओ और उसके हिसाब से मुझे बताओ कि इसका रिकवरी रेट क्या आया। 10 लाख डिवाइडेड बाय 12,000, तो रिकवरी रेट क्या आया? तो रिकवरी रेट आया 83.33। एक बच्चे का 833 भी आ रहा है, तो एक बार देख लें क्या 10 लाख ये ना डिवाइडेड बाय 12,000 इज इक्वल टू 83.33 ही है।
तो 83.33 है, तो जानते हो हम अपने पास जो प्रोडक्शन में लिखेंगे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, उसमें जो लिखेंगे पता कितना लिखेंगे? 10,000 इंटू 83.33, 8,33,333 रुपए, और बाकी के ओवरहेड हम लिखेंगे अलग से। मुझे ये बताओ, ये जो मैंने अपने पास संधि विच्छेद किया है, मैंने कहा ये हमारे पास अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स हैं, और ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये कहां करते हैं? किस पीएनएल में ऐसा करते हैं? ये संधि विच्छेद जो करते हैं अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी का और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, ये कौन से पीएनएल में करते हैं? ये आप फंक्शन वाइज वाले पीएनएल में करते हो। किस पीएनएल में करते हो? फंक्शन वाइज वाले में। इंडिया में ये चलता है क्या? इंडिया में ये चलता ही नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, तो इंडिया में क्या होगा? अगर मैं इंडिया का पीएनएल बनाऊंगा तो मेरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहां चले जाएंगे? अगर मैं आपको डिटेल ना दूं कि कौन सा खर्चा है, तो आप उनको चुपचाप अदर एक्सपेंसेस में लिख दोगे। यह है इंडिया का तरीका। इंडिया ऐसा क्यों करता है बताइए? इंडिया ऐसा क्यों करता है? क्योंकि हम नेचर वाइज काम करते हैं। व्हाट इज नेचर वाइज? हम नाम से खर्चा देखते हैं। एम्प्लॉय का खर्चा तो एम्प्लॉय में जाएगा। हम नाम से देखते हैं, जगह नहीं देखते हैं। हम यह नहीं देखते हैं कि एम्प्लॉय किस जगह पे बैठा हुआ काम कर रहा है। हम नाम से देखते हैं, एम्प्लॉय का खर्चा है तो एम्प्लॉय बेनिफिट में डाल दो। लेकिन फंक्शन वाइज में क्या होता है? हम जगह देखते हैं। जो भी कंपनियां इंटरनेशनली मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, जो मैन्युफैक्चर करती हैं, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जिनके, दे जनरली प्रिपेयर फंक्शन वाइज पीएनएल। इंडिया में तो बात ही खत्म। इंडिया में तो आप बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, यू हैव नो चॉइस, यू आर सपोज टू फॉलो नेचर वाइज। बट आउटसाइड इंडिया, वेयर यू आर हैविंग द लिबर्टी ऑफ अप्लाइंग आईएएस, वहां पर आपको आईएएस चॉइस देता है, और शेयर होल्डर बेटर समझ पाते हैं कॉस्ट एनालिसिस को जब वो फंक्शन वाइज हो पाती है। बट जिन कंपनियों में ट्रेड का काम होता है या जिन कंपनियों में सर्विसेज सेक्टर होता है, वहां पर इंटरनेशनली भी नेचर वाइज बात बनती है, वहां फंक्शन वाइज नहीं बनती है। क्या मैं आपको इंडियस पढ़ा रहा हूं कि आईएएस पढ़ा रहा हूं? अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है आईएएस और कुछ नहीं पढ़ाया। अब बारी आती है इस सवाल की कि यह सवाल क्या कहता है। अब मैं अपना सवाल पढ़ पाऊंगा बिकॉज मेरे को बैकग्राउंड पता है कि आईएएस क्या कहता है, और यह सवाल अब जो कहेगा मैं अकॉर्डिंगली काम कर सकता हूं। क्या अब हम सवाल पढ़ना स्टार्ट करें? आइए मेरे साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो कहता है फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर इज 10,000। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितने के हैं? 10,000 के हैं। नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर आफ्टर कंसिडरिंग प्लान्ड मेंटेनेंस एंड नॉर्मल ब्रेकडाउन, ऑल्सो कंसिडरिंग द फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज 2,000 मेट्रिक टन। फटाफट से बताइए आपके फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितने के हैं? 10,000 के हैं। और वो कहता है आपकी नॉर्मल बजटेड प्रोडक्शन कितनी है? 2,000 मेट्रिक टन। इट इज कंसिडर्ड दैट देयर आर नो क्वार्टरली सीजनल वेरिएशंस, देयरफॉर नॉर्मल एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर ईच क्वार्टर इज 500 मेट्रिक टन एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर 2,500। कोई दिक्कत की बात हो तो बताइए। अर्जुन फटाफट से बताओ, पहले क्वार्टर में कितने के आपके फिक्स्ड खर्चे होंगे? 2,500। दूसरे क्वार्टर में 2,500, तीसरे क्वार्टर में 2,500, चौथे क्वार्टर में 2,500। यही तो लिखा है ना उसने, इतनी लंबी कथा जो लिखी है यही तो लिखा है ना उसमें कि भाई हमारे पास इतने इतने होंगे। और मेरी बजटेड प्रोडक्शन बताओ कितनी है?
फटाफट से बताओ बजटेड प्रोडक्शन कितनी है। वो उसने कहा हर बार 500, 500, 500 और 500। आगे वो कहता है एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी कितनी हुई। पहले वाले क्वार्टर में 400। तो मुझे बताओ जी हमारे पास यहां एक्चुअल कितनी हुई, 400। अच्छा, दूसरे वाले में कितनी हुई, 600। तीसरे वाले में कितनी हुई, 500। चौथे वाले में कितनी हुई, 400। ध्यान दीजिएगा, जब आप एस्टीमेट को चेंज करेंगे तो जब यहां पर आपके पास पहुंचेंगे तो आपका रिकवरी रेट कैसे निकलेगा। पहले क्वार्टर का रिकवरी रेट बताना क्या होगा। पहले क्वार्टर का पूछ रहा हूं, पहले क्वार्टर का रिकवरी रेट क्या होगा, सिर्फ रिकवरी रेट पूछ रहा हूं आपसे मैं। तो 2500 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, 500 से। तो रिकवरी रेट हो गया 5 रुपए। लेकिन जब दूसरे पे आओगे तो आपको अपना एस्टीमेट शुरू से लेकर चलना पड़ेगा कि आपके पास पूरे के पूरे यहां तक का कितना ईयर है। तो दिस इज 2500 प्लस 2500, 5000। 5000 में डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन कितनी है, 1000। एक्चुअल भी कितनी है, 1000। तो बाई चांस ये भी कितना आ गया, ये भी हमारे पास आ गया 5 रुपए। तीसरे वाले का आंसर दो। जब आप थर्ड क्वार्टर पे आ जाओगे तो आपका रिकवरी रेट क्या होगा। तो ये हो गया 7500 डिवाइडेड बाय 1500 डिवाइडेड बाय ये भी 1500 बन गया क्या, 6 4 10 5 15 5 3 15। तो ये भी 1500। तो यहां भी रेट कितना आ गया, 5 रुपए। और पूरे साल का रेट तो वैसे ही आपको पता था 10,000 बटा में ये कितना होता है, 2000। और ये कितना हो रहा है जरा बताओ, ये कितना होता है, 6 4 10 5 15 और 19। तो डिवाइडेड बाय किससे करोगे, फटाफट से बताओ। पूरे साल का, शोभित पूरे साल में किससे डिवाइड करोगे, एक्चुअल से डिवाइड करोगे या बजटेड से करोगे या विच एवर इज हायर से करोगे। आपका आंसर गलत आया शोभित, फटाफट से बताओ शोभित। तो शोभित आप 10,000 को फिर से जब 2000 से डिवाइड करोगे तो रिकवरी रेट कितना आया, 5 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं है। Presuming there are no variations, calculate the allocation of fixed production overheads for the all quarters as per as Ind AS 2। अब ना मैं जब Ind AS बोलूंगा तो मेरा आंसर कुछ और हो जाएगा। तो मैं दोनों आंसर निकाल कर दिखाऊंगा कि साहब हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। मेरा ना इंस्टीट्यूट के साथ 36 का आंकड़ा चलता ही रहता है, क्या कर सकते हैं। मैं भी बाज नहीं आऊंगा उन्हें बताने के लिए कि तुम गलत कर रहे हो, और वो भी पूरी तरह से कहते हैं शर्मा जी तुमने जो करना है कर लो, हम नहीं आपको जवाब देंगे। मेरे ऊपर उन्होंने केस कर रखा है, आपकी वैसे जानकारी के लिए, मेरे ऊपर उन्होंने केस कर रखा है और भी 2 टीचरों पे केस कर रखा है। और उस केस के अंदर उन्होंने मेरे पे बुलाया कई बार, मैंने कहा मैं आना ही नहीं है। उन्होंने कहा आपके खिलाफ ये कमियां पाई गई, मैंने कहा जो करना कर लो। वो मेरे घर पे आ गए इंस्टीट्यूट के व्यक्ति, उन्होंने कहा आइए जरा इस दिन मीटिंग है। मैंने कहा ना आना ही नहीं है, फिर आप कभी फ़ोन करते हो कभी चिट्ठी भेजते हो, आज घर पे ही आ गए। मैं नहीं गया। फिर उन्होंने मेरे को गिल्टी घोषित कर दिया, उसका जजमेंट निकाल दिया। उन्होंने कहा शर्मा जी इज गिल्टी। मैंने कहा ठीक है, मैंने ऐसी तैसी कराओ, गिल्टी है तो क्या फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब तुम्हारी पनिशमेंट कितनी होनी चाहिए, इस पर मुकदमा चल रहा है। मैं उनमें भी नहीं जा रहा, तो जो पनिशमेंट देनी है दे दे मुझको, ठीक है। अब मेरी पनिशमेंट पेंडिंग है। और वैसे जो टीचर्स जाते थे, और भी टीचरों पे केस हुआ है, जो टीचर जाते थे वो बेचारे पेशी में गए भी, अपना वकील भी किया, जाकर सब करा भी, वो भी गिल्टी घोषित हो गए। मतलब ये मैं तो गया ही नहीं, मैंने तो पूरा एटीट्यूड दिखाया। मैं कहा ऐसी तैसी तुम्हारी, मैं नहीं परवाह करता तुम्हारी। तो मैंने तो पूरा एटीट्यूड दिखाया कि आई डोंट केयर। बट बेचारे जो टीचर घबरा के पहुंच गए थे, गिल्टी वो भी घोषित हो गए। फिर मुझे फोन आ रहा है, वो कह रहे हैं आपका क्या हुआ। मैंने कहा मैं तो गिल्टी। वो कह रहा हमारा भी गिल्टी। मैंने कहा फर्क क्या पड़ा। ये सुधरने वाले लोग नहीं है। उम्मीद सिर्फ आप लोगों से है। हमेशा ये रहता है ये यंग जनरेशन आएगी, पर होता पता क्या है, यंग जनरेशन सिस्टम में आती तो है पर वो झट से सिस्टम का रूप ले लेती है। मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे
जो रीजनल लेवल की काउंसिल में है, रीजनल लेवल की काउंसिल में बच्चे हमारे से पढ़े, अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन में जीतेंगे भी, बट ना वहां जाकर में उनमें वो जो पहले एक डिजायर थी कुछ बदलने की, वहां जाकर वो उसी तरह के ढल जाते हैं, उसी तरह के रूप में आ जाते हैं। यही एक प्रॉब्लम है देश के अंदर ना, कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम में जाना पड़ेगा, और सिस्टम में जाएंगे तो वही हो जाएंगे। और आप कहेंगे शर्मा जी आप क्यों नहीं लड़ लेते इलेक्शन? मैं इसलिए नहीं लड़ सकता क्योंकि मेरे कुछ पारिवारिक कारण हैं, मुझे परिवार से बिल्कुल अनुमति नहीं है कि चुनाव में जाना है। वो मानते हैं कि चुनाव, बिल्कुल मेरी मदर कहती है चुनाव में नहीं जाना मतलब नहीं जाना, तो मैं मजबूर हूं। इस कारण से मैं अपनी मदर को प्रॉमिस किया है कि मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो नहीं लड़ूंगा। क्वेश्चन 4 पे आ जाओ। अब वो क्या कहता है जी क्वेश्चन 4, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं एज पर इंड AS 1 क्वार्टरली एक्सपेंस फिक्स्ड है इज इक्वल टू 2,500। दिस एक्सपेंस विल बी charged in interim financial report P&L as other expense. Full stop. Concept of under, over, recovery is not applied. अच्छा वैसे ही बताओ, दफ्तर में तुमने कभी अप्लाई किया था ये अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी? तुमने दफ्तर में कभी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी अप्लाई किया था? कभी भी नहीं किया था। तो तुम्हें हैरानी नहीं होती थी कि यार ये अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी पढ़ते तो बहुत है, अप्लाई तो होता नहीं कभी भी। वो अप्लाई होता है जब आप फंक्शन वाइज काम करते हैं, तो इंडिया में फंक्शन वाइज होता नहीं है, इसलिए हमारे लिए बेकार है। हाँ पढ़ते रहते हैं हम लोग उसके बारे में, लेकिन उसके बारे में हम रियल में अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट अप्लाई ही नहीं होता। आपका एक्सपेंस 2,500 है, काम खत्म। ये मेरा ऑफिशियल आंसर है। अब मैं आपसे कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 ICAI आंसर। ठीक है, अब मैं आपके साथ IAS आंसर निकालूंगा। फटाफट से मुझे बताइए कि आपके पास व्हाट इज द एलोकेशन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स, या इसको इस तरह से ना करके टेबुलेट कर देता हूं मैं यहां पर। कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रेट्स अंडर ओवर रिकवरी। मुझे फटाफट से बताओ ओवरहेड रिकवरी रेट क्या होगा? पहले क्वार्टर का ओवरहेड रिकवरी रेट क्या होगा? तो आपको लिखना पड़ेगा 2,500 डिवाइडेड बाय कितनी प्रोडक्शन थी आपके पास? 400। 400 और 500 विच एवर इज हायर इज इक्वल टू 5 रुपए। एग्रीड? जब ये आपके पास निकलाया तो मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितना खर्चा जाएगा? अगर 5 रुपए रेट है और 400 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं तो कितना खर्चा जाएगा? 2,000। और हमारे पास जो अंडर रिकवरी है, बताना P&L में अंडर रिकवरी को कहां दिखाएंगे? अदर ओवरहेड्स। तो अदर ओवरहेड्स में कितने आएंगे? 2,500 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 500 रुपए। क्या आप P&L के अंदर दो भाग समझ पा रहे हैं? ये मैंने P&L के दो भाग किए हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन P&L, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी इन P&L। ये इस तरह का P&L किस में बनता है? इस तरह का P&L फंक्शन वाइज में बनता है। हमारे वाले में तो बनता ही नहीं है, फंक्शन वाले में बनता है। मुझे ये बताओ टोटल ओवरहेड जो जाएंगे P&L में, बताओ टोटल ओवरहेड कितने जाएंगे? टोटल ओवरहेड कितने जाएंगे? टोटल तो 2,500 ही जाएंगे ना।
इसका मतलब मैंने उसकी सिर्फ क्लासिफिकेशन की है कि 2500 में से इतना खर्चा इसके अंदर जाएगा और इतना खर्चा इसमें जाएगा। चल सकते हैं आगे। दूसरे वाले पर आ जाओ। सेकंड, दूसरे वाले में आपका खर्चा हो गया डिवाइडेड बाय, पहले तो रिकवरी रेट बताओ कितना निकल कर आता है। दूसरे वाले में आपके पास 600 यूनिट्स है, तो आपके पास 1000 यूनिट्स एक्चुअल प्रोड्यूस है और 1000 ही बजटेड हैं। तो रेट फिर से कितना आ गया, 5 रुपए। मुझे फटाफट से बताओ आपका खर्चा यहां पर जो आएगा वो कितना आएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितना खर्चा आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कितना खर्चा आएगा। जब आप अपने पास यहां खर्चा डालेंगे तो कितना खर्चा आएगा। आपने अपने पास यहां पर जब यूनिट प्रोड्यूस किए तो कितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, आपने प्रोड्यूस किए हैं 600 यूनिट्स। आपने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, 600 यूनिट्स। तो कितना खर्चा आएगा, 3000 का खर्चा यहां पर आएगा। और यहां P&L में अदर ओवरहेड में कितना आएगा, 2500 माइनस 3000 इज इक्वल टू -500। क्या आप समझ पा रहे हैं, वही है। बस मैंने P&L में क्लासिफिकेशन कर रखी है कि आप अपने पास सेकेंड क्वार्टर में ये अमाउंट यहां ऐसे लिखकर दिखाएंगे। डू यू एग्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो समझ में आ रही है। क्योंकि आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन यहां 600 थी, तो यानी आपके पास ये आएगा IFR में इतना और ये आएगा इतना। इसी में एक पार्ट और करना पड़ेगा, Y2D में। Y2D में क्या होगा, कैन यू टेल मी Y2D में क्या होगा। इसमें तो Y2D होगा नहीं ना, इसमें तो Y2D होगा नहीं। सेम एज अबव, इसका मतलब उसमें तो कुछ करना नहीं था। इसमें बताओ क्या होगा। हाँ, श्रुति कह रहे हैं क्या वो अदर इनकम में आएगा कि अदर एक्सपेंस में नेगेटिव। अदर एक्सपेंस में नेगेटिव आएगा, अदर ओवरहेड में। श्रुति इस बात को अच्छी तरह समझ लो, इनकम नहीं है, मतलब आप नेगेटिव खर्चे को आप इनकम नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर डेप्रिसिएशन नेगेटिव आ जाए तो दैट डज नॉट मीन वो इनकम है। तो आई होप यू विल टेक केयर एवरी टाइम, नॉट इन दिस कॉन्सेप्ट, एवरीवेयर negative does not makes it other income. Other income is the head of the income. इसका ना that must be earned income with some operating or non-operating efforts. It is not कि negative हो गया तो हम ये बोल दें, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ईयर टू डेट में कितना आएगा, फटाफट से बताओ, नजदीक करिए। ईयर टू डेट में 5 रुपए रेट है, बताओ ईयर टू डेट में प्रोडक्शन कितनी कर रखी है, 5000। तो ईयर टू डेट में कितना खर्चा आएगा, 5000। और ईयर टू डेट में ओवर रिकवरी और अंडर रिकवरी कितनी आएगी, नील। क्या मैं सीधा लिख दूं नील, चलेगा। फटाफट से बताइए। तो कोई मुश्किल थोड़ी ना है, ये बताना Y2D में ये 1000 कैसे हो गया, मैं भूल गया। ये 1000 कहां से हो गया भाई, आपने यहां तक ईयर टू डेट में 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए ना, ये वो है। ये 600 कौन से थे, ये थे हमारे पास इंटेरिम पीरियड के, तो इंटेरिम पीरियड में 600 के थे, तो इसलिए आपके पास ऐसा है। थर्ड क्वार्टर, क्या थर्ड का आंसर आप देंगे। थर्ड में पहले तो मुझे बताओ आपका रिकवरी रेट क्या आ रहा है, 7500 डिवाइडेड बाय 1500 यूनिट प्रोड्यूस्ड हैं, 1500 ही बजटेड हैं, तो रिकवरी रेट तो ये हो गया। मुझे अब ये बताओ इंटरिम पीरियड में 5 रुपए रिकवरी रेट है, यहां यूनिट प्रोड्यूस्ड कितने हैं, थर्ड क्वार्टर के यूनिट प्रोड्यूस कितने हैं, थर्ड क्वार्टर के यूनिट प्रोड्यूस्ड हैं। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया, बाकी सब नालायक सो रहे हैं। यूनिट प्रोड्यूस्ड है 500 इज इक्वल टू 2500 इज इक्वल टू 2500। मुझे बताओ इसमें अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी कितनी आएगी, इसमें अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी, वेरी गुड, इसमें कोई अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी नहीं आएगी। अच्छा, अगर मैं Y2D बनाऊंगा तो क्या होगा, 5 इंटू, फटाफट से बताइए, 1500 यूनिट्स आपने एक्चुअल में प्रोड्यूस कर लिए, तो ये कितना हो गया, 7500। और अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी कितनी आएगी, नील। टोटल विल बी 7500।
और जब आप पूरे साल का करेंगे तो अब तो पूरा साल ही आ गया ना, तो पहले चौथा क्वार्टर भी है और ये पूरा साल भी बन जाएगा। तो मुझे फटाफट से बताओ, इसमें 400 यूनिट प्रोड्यूस्ड है, रिकवरी रेट बताओ क्या होगा। 7500 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करें, अब आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है 1900 और 2000, तो आपके लिए रेट कितना, ये 7,500 नहीं, ये 10,000 है। ये रेट आ गया फिर से 5 रुपए, रेट इज अगेन 5 रुपए। अब मुझे फटाफट से बताओ, अगर रेट 5 रुपए आ गया तो करंट IFR पीरियड में खर्चा बताओ कितना होगा। 5 इंटू 400, 2,500, ये हो गया 2000 और 500। और मुझे ये बताओ ईयर टू डेट की अगर मैं बात करूंगा तो क्या होगा, 5 इंटू 1900, ये कितना आएगा, 5 इंटू 1900, 19 पंजे 9500, शायद 9500, और ये आ जाएगा 500 इज इक्वल टू 10,000। उन्होंने इसी बात को अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप इनका आंसर चाहें तो पढ़ सकते हैं, आपको मैं दिखा देता हूं इनका आंसर कैसे लिखा हुआ है। मैंने इसे टेबुलेट किया, उन्होंने किसी और ढंग से किया। इफ द एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीड्स बजटेड, श्रुति का कहना है कि सर अगर इसमें, श्रुति अब इसमें कुछ भी चेंज कर दो मैं प्रिंट आउट ले लूं चेंज करने से पहले तो ज्यादा अच्छा है। तो श्रुति ने कहा अगर यहां पर हम प्रोडक्शन बढ़ा दें, यही बोला था ना, तो श्रुति इसे मैं कितना कर दूं, इसे मैं कर दूं 2100, 2100 करते ही ये रेट बताओ कितना आ जाएगा, 2100 करते ही ये रेट कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 2100, 4.76। जैसे ही 4.76 आ गया तो दिस इज 4.76 इंटू, अब आपने 600 यूनिट प्रोड्यूस किए ना यहां पर, तो दिस विल बी इक्वल टू 2500, 4.76 इंटू 600, सॉरी 2856, और ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 356 नेगेटिव। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2100, और 2100 आते ही कितना हो गया, 2100 इंटू 5, 10,500, और ये आ गया 500 नेगेटिव। अब ठीक है श्रुति, इसका मतलब आप अपने पास अगर इसको बढ़ा देंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जहां मर्जी जैसा मर्जी कर दो। एक बार इनका आंसर भी हम पढ़ेंगे कि इनका आंसर क्या है, ताकि आपको उससे कॉन्फिडेंस रहे कि हमको जो पढ़ना है बेशक उस तरह से भी लिख सकते हो जिस तरह से ये लिखते हैं। इन्होंने भी टेबुलेट किया हुआ है, देखो पहले तो इन्होंने कहा कि इसका रेट हमारा 5 रुपए आता है जब उन्होंने निकाला तो फर्स्ट क्वार्टर में वो कहते हैं एक्चुअल ओवरहेड इतने के हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एलोकेशन रेट 5 रुपए के हिसाब से खर्चा 2000 का है, और 500 रुपए कहां जाएंगे, 500 रुपए वो कहता है एक्सपेंस में चले जाएंगे जो अनएलोकेटेड है। दूसरे क्वार्टर में क्या जो मैं टेबुलेट कर रहा हूं इसी को उन्होंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कह रहा है पिछले 500 हैं जो हट जाएंगे और अल्टीमेटली वो 500 भी रिवर्स होकर दूसरे क्रेडिट में P&L में पहुंच जाएंगे। थर्ड क्वार्टर में कोई भी अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी नहीं होगी। चौथे में इनका बल्कि तरीका मुझे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, आई डोंट नो आपको कैसा लगता है, बट इनका तरीका मुझे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। तो आप एक बार फिर भी देखिएगा, अगर आपको समझ में आती हो तो आप अपने शब्दों में इन बातों को लिख सकते हो। यही बातें हैं कि आप पहले साल में अंडर रिकवरी ये है जिसे आप बोलेंगे P&L में डालेंगे, फिर आप बोलेंगे कि उसके अगले साल में ये ओवर रिकवरी हो गई है, ये 500 सेटअप हो जाएगा तो ईयर टू डेट में नहीं आएगा। फिर वो कहता है इसके अंदर हमारे पास डिफरेंस आएगा ही नहीं, एंड ये तो हमने आज क्वेश्चन चेंज कर दिया था। तो यही अल्टीमेटली उन्होंने ऐसा कर दिया। सर्वेश कह रहा है ये इंड AS 2 का और 34 का नाम क्यों ले रहे हैं? सर्वेश 34 का नाम तो इसलिए लेंगे ना क्योंकि आप क्वार्टरली काम कर रहे हैं। 2 का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये इंड AS 2 का है, ठीक है। तो इंड AS 2 में हमें कॉस्ट निकालने का डेटा दिया हुआ है, वहां पर कोई P&L बनाने के लिए नहीं आता, वहां वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालने में रिकवरी रेट ये यूज होता है।
इसका मतलब ये हो गया सर्वेश कि इंड एस 2 में जब आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते, आप स्टॉक की कैलकुलेशन करते हैं, तो यू टेक फ्रॉम द P&L फ्यू आइटम्स इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। उस समय जो आपके प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं, वो कहता है उन्हें कितना लेना चाहिए, उसका उन्होंने तरीका बता रखा है। तो वो हमारे को तो चाहिए ही चाहिए, वो तो इंड एस 2 जिंदाबाद, वो तो रहेगा रहेगा। इवन आपने भी शायद सर्वेश बचपन में इंड एस 2 पढ़ा होगा, तो ये फॉर्मूला यही पढ़ा होगा, क्योंकि वैल्यूएशन में कोई फर्क नहीं है। इवन कॉस्टिंग में भी आप वैल्यूएशंस करते हैं, वहां भी फर्क नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन करने का तरीका है वो। लेकिन मैं तो मुनीमगिरी सिखा रहा हूं ना, मैं तो इंटरम रिपोर्ट बना रहा हूं। इंटरम रिपोर्ट में वो इंड एस 2 का तरीका इंडिया में नहीं लगता, बिकॉज वी डोंट मेक बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस ऑन फंक्शन बेस, वी मेक इट ऑन नेचर वाइज। दैट इज द गैप जो इस क्वेश्चन में है। बट देयर आंसर विल बी करेक्ट इन केस आई एम डूइंग एज पर IAS 1। तो एज पर IAS 1 यू आर अलाउड टू मेक द प्रॉफिट एंड लॉस एज पर फंक्शन, देयरफॉर टू दैट एक्सटेंट द क्वेश्चन इज करेक्ट, अगर मैं IAS के एंगल से कहूं तो। ओके सर्वेश, तो आज के लिए बस केवल इतना ही। और जो हम टीटीडी माइनस करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट में से, टीटीडी माइनस करते हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट में से, टीटीडी तो माइनस नहीं करते, टेम्पररी डिफरेंस माइनस करते हैं हम तो। नंदिनी, हम जब अपना टीटीडी निकालते हैं तो सीए में से माइनस करते हैं टैक्स बेस, तो टीटीडी निकलता है। आप कह रहे हैं हम सीए में से टीटीडी माइनस करेंगे तो निकलेगा, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, आज शाम की क्लास के लिए थोड़ा सा मेरा डाउटफुल है, तो अगर मान लीजिए आपका आप वेट करना चाहें तो मैं उसके लिए बता सकता हूं कि आप कब तक मैं कंफर्म कर सकता हूं, और अगर मान लो कल करना चाहें तो हम कल भी कर सकते हैं। श्रुति, एग्जाम में आएगा तो ये करके आना पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि आप मना नहीं कर सकते हैं। गार्गी कह रहे हैं कल कर लेते हैं, और हाँ कल तो है ही एक क्लास, मतलब मैं फिर आज की क्लास कल ही चली जाएगी इन दैट सिचुएशन। चलो ठीक है, फिर हम कल कर लेते हैं। आप भी अपना बैकलॉग पूरा कर लीजिए, जो बच्चे कह रहे हैं उनको बैकलॉग पूरा करना है तो बैकलॉग कर लीजिए। हम अब आपको कल शाम को मिलेंगे, ठीक है? तो कल शाम को हम आपके साथ इंड एस आई थिंक 8वां या 10वां बोला था, जो भी था वो करवा लेंगे। हाँ जी गार्गी, 6 PM। थैंक यू वेरी मच। हाँ 10वां बोला था, चलो 10वां करा देंगे। बाय बाय।